एक है एसोसिएट होना नफरत के साथ, बिल्कुल सही है, तनकीद करके, बुरा भला कह के कि मैं भी दिखूं, सही। तो वो उसके पीछे अक्सर जेलसी होती है। पोस्ट लगा के आप मुहब्बल वतन होने का एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेंगे जी, मुमकिन है वो इंप्रेशन हो, असल में ना हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद रोल मॉडल्स हैं जो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में नज़र आते हैं, और हुआ ये है कि कौम जिसको भी फॉलो करती रही उसके पास खुद एथिक्स नहीं है उसके पास मॉरल्स ही नहीं बहुत है। बड़ी बात है ये। यानी आप देखिए कि अगर फॉलो जिसको किया जा रहा है और उसको आप सब कुछ मान रहे हैं, अगर उसका इखलाक का म्यार नहीं है, उसके पास वैल्यूज़ नहीं है, उसके पास किसी बात पे कायम होना उसकी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। तो अंदाज़ा लगाएं आज का चैलेंज क्या। आज जिसको बच्चा फॉलो कर रहा है वो यूटर्न ले लेता है वो जो कहता है वो करता ही नहीं है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। बिल्कुल ठीक है जी। सर, कभी कुछ स्टेज पे ऐसा हुआ है, हर शख्स को होता है, इवन आप जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो जाए, कभी ना कभी स्टेज पे कोई ना कोई ऐसा फेयर मोमेंट आता है कि हाँ यार आज मेरे लिए ना थोड़ा एक। मैं पिछले दिनों कह लीजिए इधर से गुजरात से लाहौर आ रहा था, तो वो बाबे की कुल्फी खाते मिस होगी जी वो छोटे छोटे पछतावे हमारे, कोई बड़ा मसला है ही नहीं। कासिम अली शाह साहब को आज हम एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलें या एक टीचर बोलें? विक्टर फ्रैंकल जो था वो एक साइकेट्रिस्ट था, उसने लिखा कि कौन लोग बच जाते हैं, तो बच वही जाते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई मीनिंग होता है। यानी दुनिया की अब जो जंगें हैं, ताज़ा चंद दिन पहले पाकिस्तान इंडिया की इतनी बड़ी एक जंग हमने देखी और इतनी स्ट्रेस थी दोनों मुल्कों में, आप नोट कीजिए वो इन्फॉर्मेशन की भी जंग थी। Exactly. हैं कि इंसान के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चैलेंज हैं, सही। वो बाय डिफ़ॉल्ट चैलेंज कई हैं, लेकिन मैं 2-3 उसमें से कोट कर देता हूँ जो आपके सवाल के साथ जुड़ते हैं। वो फरमाते हैं जिस शख्स में ज़ाती खूबियाँ ना हो, ज़ाती खूबी ना हो, वो अपनी घर गाड़ी हर वो शय जो उसके पास है उसकी तारीफ चाहता है। क्या बात है, क्या बात। यानी उस जिन्होंने अब चंद सालों में इंडस्ट्री में आना है, ये वो वाले होने हैं हाँ जिन्होंने कोविड में इम्तिहान पास किए थे बिल्कुल जिसमें सबको पास कर दिया गया बिल्कुल था, ऐसे ही है। जिसमें कोई नॉलेज नहीं, कोई डेप्थ नहीं, कोई फिर अगेन वो प्रोसेस ब्रेक हुआ है, जिनकी शादियां आज हो रही हैं, मिसाल ले लें, जो वालिदैन बनने जा रहे हैं, बिल्कुल। तो 2025 में पीछे जरा 25 साल चल जाए तो 2000 में कहीं पैदा हुए, 2000 साल में पैदा हुए, 25-26 साल की उम्र में शादी हो रही है। अब इनका चैलेंज ये है कि इन वालिदैन के पास, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। जो हमारे पेरेंट्स के पास कम वसाइल थे, पैसे कम थे, मसाइल बड़े ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास वैल्यूज़ थी। शफा भाई, बहुत सारे अच्छे जो गेस्ट थे ना, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे आना छोड़ दिया है। हाय हाय, रीज़न क्या बनी भाई? आप देखें 1 घंटे की अभी हमारी डिस्कशन हो रही है, इसमें कोई आपके मुंह से बात निकल सकती, मेरे मुंह से निकल सकती है, मेरी टीम उसको उठा के वहीं पे सुर्खी बना दे और ऐसी सुर्खी बनाए कि फिर मजा आ जाए। मैंने इसको बड़ा फेस किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जाएंगे, और इस टॉपिक पे जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है, एक प्यारा दोस्त, खूबसूरत बड़े भाई का रिश्ता, मुर्शिद का रिश्ता, और इसके साथ साथ लोगों के लिए आसानियों पैदा करने वाले शख्स का रिश्ता। मेरे सामने जनाब कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब को आप देखते हैं, जब भी, मेरा तो इनसे ताल्लुक़ एक डिफरेंट लेवल पे है, लेकिन जब भी आप इनको देखते हैं, खैर बांटने की बात करते हैं। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ 25 करोड़ आवाम में से अगर आधी आवाम भी ये सोचना शुरू कर दे कि खैर बांटने से ही खैर आएगी, तो मेरा ख्याल है फिर हमें दुश्मन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर दुश्मन हमसे खुद ही दूर भाग जाएगा। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाने की। बड़ी मेहरबानी। आप उन दोस्तों में से हैं और उन अहबाब में से जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। सर। और चंद दिन पहले भी जब मैं आपकी को वीडियो देख रहा था, रात का को पिछला पहर था, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसी वक्त ना, मुझे नहीं पता था कि आप भी रात कभी कभी जागते हैं, तो मैं जल्दी सोता हूँ, रात को उठ जाता हूँ, फिर दोबारा सोता हूँ, किस तरह मैं सो रहा होता हूँ। और ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, मुझे मज़ा आता है इस तरह कह लीजिए कि जल्दी सोने में भी, और फिर रात को उठ के कोई अगर काम करना है तो लिख लिया, पढ़ लिया। तो आपकी वीडियो मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। सर मुझे अभी भी याद 2:40 पे आपका मैसेज आया था, मुझे पता है सर, ये मोहब्बत है आपकी। शाह साहब, हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, खैर बांटने की बात कर रहे हैं। हम में से हर शख्स चाहता है कि हमारी तरफ तो खैर आए, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है, हम खैर बांटने में क्यों पीछे हैं? अच्छा देखिए, पहले देखना पड़ेगा कि जिस ज़माने में से, जिस दौर में से, जिस वक्त में से हम गुज़र रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वक्त है। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर एकदम गाड़ी की स्पीड कम हो गई है, मोटरवे पे जाते, और सवारी उठ के कहती है ड्राइवर को, यार क्या हुआ,
कि अच्छी खासी 120 की स्पीड पे जा रही थी, तुमने इसको 40 की स्पीड पे कर दिया। तो वो कहता है कि ये सॉल्ट रेंज है और इसमें 7% जो है ना वो एक इंक्लाइन है और इसमें बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो गाड़ी नीचे गिर सकती है, हादसा हो सकता है, किसी खाई में गिर सकती है। तो लिहाजा हमें इस जगह और इस माहौल की मुनासबत से अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करना। सही। हमारी ज़िंदगी में एक हमारे टाइम जोन को अगर देखा जाए 60-70 साल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार होते हैं। दुनिया को अगर देखा जाए, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसके भी मुख्तलिफ अदवार हैं, उसकी भी कह लीजिए एक साथ किस्तें हैं, कहीं ना कहीं वो वक्त गुजरा होता है। जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं ना जी, इस दौर का बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है वो बढ़ गई है। अब वो बढ़ी कैसे है? वो बड़ी है चीज़ों के दिखने की आसानी में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो दिखना है ना वो इतना आसान हो गया है, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों की वजह से किसी भी चीज़ को दिखाना बताना इतना आसान हो गया कि हमने, दुनिया ने डिक्लेयर कर दिया ये वॉर की एक शक्ल है। बिल्कुल ऐसी। यानी दुनिया की अब जो जंगें हैं, ये ताज़ा चंद दिन पहले पाकिस्तान इंडिया की इतनी बड़ी एक जंग हमने देखी और इतनी स्ट्रेस थी दोनों मुल्कों में। आप नोट कीजिए वो इन्फॉर्मेशन की भी जंग थी। एग्जैक्टली। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया चंद दिन पहले, मैंने टीवी पे सैयद राग़िब साहब को बुलाया। उनकी PhD है, इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनकी PhD CPAC पे है। सही। और सर्व भी कर रहे हैं स्टेट में किसी ओहदे पे, और साथ ही साथ में कह लीजिए कि उनका एक थिंक टैंक भी है जो चला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ जंग मज़ाइल की, जहाज़ की, टेक्नोलॉजी की जंग नहीं थी, इन्फॉर्मेशन की भी जंग थी। अब इस इन्फॉर्मेशन की जंग में, जिसमें सोशल मीडिया एक एक फ़र्द के हाथ में है, जिसमें कुछ भी पोस्ट करना, कुछ भी बताना, कुछ भी समझाना बहुत आसान हो गया और बड़ा ईजिली मुमकिन है कि आप कहीं बैठ के कोई भी चीज़ को नशर कर दें, ये जाने बगैर कि सच क्या झूठ क्या। अब होता क्या है कि इंसान की ज़ात का जो कमज़ोर हिस्सा है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, दुनिया के तमाम अदियान, इंसानी नफ्सियात पे जितनी किताबें, एंथ्रोपोलॉजी, इंसान को समझने वाले जितने ब्रेन्स आज तक आए, वो ये मानते हैं कि इंसान के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चैलेंज हैं। सही। वो बाय डिफ़ॉल्ट चैलेंज कई हैं, लेकिन मैं 2-3 उसमें से कोट कर देता हूँ जो आपके सवाल के साथ जुड़ते हैं। उसमें से एक चैलेंज जो है ना वो ये है कि इंसान बेसब्र है। दूसरा, इंसान नाशुक्र है। अच्छा, ये मैं जैसे कहूँगा बेसब्र है, नाशुक्र है, तो कुरान पाक की आयत हैं इस पर। लेकिन आप देखिए दीन के साथ साथ साइकोलॉजी भी मानती है कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा उसका चैलेंज है ना वो उसका बेसब्रापन है। अच्छा, नाशुक्रापन है। फिर तीसरी जो चीज़ है उसके जो नफ्स है उसका एक इजहार ये है कि वो सुपीरियर फील करता है। बिल्कुल। यानी हमारे अंदर नफ्स है और नफ्स की एक जो फॉर्म है जो कि वर्स्ट फॉर्म है, वो दिख के दूसरों से बेहतर महसूस करवा के, डोमिनेंट हो के कंफर्टेबल फील करती है। यानी उसका अच्छा होना वो तभी होता है जब वो साबित करती है कि सारे जो हैं वो बेहतर नहीं है, मैं बेहतर हूँ। बिल्कुल सही। अब वो तस्वीर के ज़रिए बड़ा आसान हो गया और वीडियो के ज़रिए बड़ा आसान हो गया। लिहाजा जिस दौर में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इसमें इखलाकी इक़दार वो पीछे चली गई हैं। उससे ज़्यादा जो दिखने वाली चीज़ें हैं, जिसे शो ऑफ कह लीजिए, वो तेज़ी के साथ आगे चला गया। अब उस शो ऑफ ने क्या किया है कि वैल्यूज़ को, जो कि वैल्यूज़ टेंजेबल नहीं है, उनके रिजल्ट्स टेंजेबल हैं। हम लोगों की वैल्यूज़ तो अंदर हमारे पड़ी होती हैं, राह पे जाने वाह पे जाने, जब तक वास्ता नहीं पड़ता नहीं पता लगता किसी बंदे की वैल्यूज़ क्या हैं। आप वक्ती तौर पे इम्प्रेस भी हो जाएं, लेकिन आप आने वाले दिनों पता लगता है यार ये बंदा वो नहीं था जो मैं समझ रहा था। तो ये जो एक इम्प्रेशन बनाना है किसी भी तरह का, वो बड़ा आसान हो गया फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए पोस्ट लगा के आप मुहब्बल वतन होने का एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लेंगे। मुमकिन है वो इम्प्रेशन हो, असल में ना हो। मुमकिन है आप पढ़े लिखे होने का इम्प्रेशन क्रिएट कर लें, लेकिन आप बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो। मुमकिन है जी आप बड़ा रिच होने का एक इम्प्रेशन क्रिएट करें, लेकिन आप बिल्कुल रिच ना हो, आप एक रोल प्ले कर रहे हो। तो ये जो इंसान का रोल प्ले करना है और जो दिखाना है, इसने खोखलापन पैदा कर दिया। और वो खोखलापन जो है, क्योंकि अंदर है ही कोई नहीं, वैल्यूज़ है ही कोई नहीं। एक जुमला मैं सुनाना चाहूँगा, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। मुझे ये मेरा पसंदीदा जुमला, ये मेरे पीरो मुर्शिद बासिफ अली वासिफ साहब का ये जुमला। वो फरमाते जिस शख्स में ज़ाती खूबियाँ ना हो, ज़ाती खूबियाँ ना हो, वो अपनी घर, गाड़ी, हर वो शय जो उसके पास है उसकी तारीफ़ चाहता है। क्या बात है। यानी उसको उसकी वैलिडिटी घर के ज़रिए है कि मेरा घर 2 कनाल का। उसकी वैलिडिटी है कि गाड़ी मेरी कितनी बड़ी है, उसकी वैलिडिटी है महंगा मोबाइल मैंने रखा, उसकी वैलिडिटी है मैंने महंगी घड़ी पहनी हुई है। यानी वो अब खुद तो है कुछ नहीं उसमें। ज़ाती खूबी एक ऐसी कमाल की चीज़ है जी, जो आप किसी भी हाल हुलिये में रह रहे हो, लोगों को याद ही नहीं रहता। एक वीडियो आपको शायद याद हो, आपने भी देखी चंद दिन पहले ना जी, वायरल हुई बड़ी वीडियो, पुरानी थी, वायरल अब हुई। वो सुहेल अहमद साहब, सुहेल वड़ाइज साहब का सॉरी एक जो प्रोग्राम है जियो के साथ, वो जो जाते हैं एक दिन जियो के साथ, वो इशफाक अहमद साहब के प्रोग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें मेहरान गाड़ी, सुजुकी गाड़ी
वो उसके पास दोनों खड़े हैं और वो उन्हें पूछ रहे हैं कि जी आप इसमें, उनका जी चलती है, मैं राज़ी हूँ इसके साथ। यानी लोगों को ये मैटर नहीं करता कि किसी बड़े बंदे के पास गाड़ी कौन सी थी, उसके वसाइल क्या थे, उसके हालात क्या, असल मैटर करता है उसकी वैल्यूज़, उसका इखलाक और उसकी जो अंदर की खूबसूरती है। लेकिन शाह साहब आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आजकल इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी जो अंदरूनी आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो ज़ाहिरी शख्सियत है या जो आपके अंदर का एक इंसान है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आजकल उभर के सामने आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जितना मर्जी आप काबिल हैं, जब तक आप दिखाएंगे, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जब तक आप दिखाएंगे नहीं आप बिकेंगे नहीं, आप सामने ही नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग दानिश्वर बने हैं यही अपनी गाड़ियाँ घर दिखा के। देखें जी, मेरा मानना ये है कि एक है वो दिखने का पहलू, ये तनासुब है, इसका कहीं बैलेंस है, ठीक है, यानी उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप दरवेशी के रास्ते पे चलें, कपड़े उतार दिए आपने। वो आप ही का प्रोग्राम का मैं हवाला दूं जो अली अजमल साहब के साथ आपका है कि वो कई लोग नॉर्मली नहीं होते, हम उन्हें दरवेश समझ रहे होते हैं। वो ज़हनी वो बेचारे मफलूज होते हैं, मरीज़ होते हैं और हम उन्हें दरवेश और अल्लाह वाले कह देते हैं। गुजारिश ये है सर कि एक है वो ज़रूरी पहनावा, ज़रूरी आपका होना, वो एक लिमिट है उसकी, ठीक है। ज़रूरत से ऊपर, नीड से ऊपर कुछ है ना, वो ग्रीड है। ग्रीड की लिमिट कोई नहीं। बिल्कुल सही। ग्रीड के बारे में सरकार दो आलम की हदीस मुबारक के जो कब्र है उसकी मिट्टी भी उस पेट नहीं भर सकती, ठीक है जी। यानी मफहूम है हदीस ही है कि यानी कि कब्र की मिट्टी, बंदा कब्र में पहुंच जाता है लेकिन वो कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता, राज़ी नहीं हो सकता। सो ये जो राज़ी होना है, मुतमईन होना है, और फिर एक ज़माने की ज़रूरियात के साथ, आज का जो ज़माना है उसकी ज़रूरियात के साथ चलना, वो उसका बैलेंस है। वो बैलेंस मुझे बड़ी एक शानदार मिसाल लगती है कि जो टैक्स रिटर्न है ना, वो हम खुद फिल करते हैं सारी जी, हम कंसल्टेंट रख के खुद फिल करते हैं, उसके बाद ऑडिट हो सकता है। हाँ। तो ये बड़ी आसानी है, ये आप ही को पता है कि मेरे लिए मैनर रवि क्या है, आप ही को पता है कि मेरा ये शो ऑफ था, आप ही को पता होना चाहिए कि ये जो है वो मैं कसरे नफसी से काम ले रहा हूँ, ये आपको खुद पता होता है। एक बंदा अगर मिसाल लीजिए कह रहे जी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, तो उसको ये पता होता है, किसी और को पता हो कि ना हो, कि असल में वो क्या कह रहा है। वो इसको रस्मन कह रहा है, वो क्या रजिस्टर्ड कर रहा है, बाकी किसी को बता रहा है मैं गुनाहगार हूँ, क्या वो आजी से कह रहा है, क्या वो दिखावे के लिए कह रहा है, क्या वो एक्ट कर रहा है, क्या वो बिहेव कर रहा है, उस बंदे को खुद पता होता है। तो मेरा ख्याल है कि मुनीर भाई इसका बैलेंस बंदे को खुद ढूंढ लेना चाहिए कि मेरा इसमें दिखावा कितना है और मेरा असल क्या है। शाह साहब ये सवाल पूछने का जो मकसद था ना, देखें आप भी इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ इस टॉपिक पे बात करने की। हमारे पास यूथ है सर, ठीक है, 65% तकरीबन हमारी जो इस वक्त आबादी है वो 30 साल से नीचे एज के ऊपर मुश्तमिल है, और वही हमारा सर सरमाया है, वही हमारे पिलर हैं। उन्होंने, हमने तो कर लिया जो करना, तो उन्होंने आगे जाके इस पूरे भागदौड़ संभालनी है मुल्क के। सर उसकी डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही मुझे कहीं। नफ्सा नफसी बड़े से ज़्यादा उन बच्चों में नज़र आ रही है जो बच्चा 25 साल तक कुछ भी नहीं करता, ना उसको करने दिया जाता है। लास्ट भी हमने प्रोग्राम में एक जुमला यूज़ किया था कि माँ कहती सदके जमा में काम करेगा मेरा बच्चा, वो काम नहीं करता। अचानक क्या हो जाता है, 25 साल के बाद सिर्फ 1 साल उस बेचारे को दिया जाता है या 6 महीने दिए जाते हैं कि अब तेरा ब्याह भी करना है, अब तूने 1 लाख रुपया कमा के भी लाना है। अब वो सारे रास्ते भूल जाता है। उस सर बच्चे का क्या करें कि जिसको ना तो डायरेक्शन है। अच्छा ये दोनों में है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट में। पहले हम प्राइवेट की बात कर लेते हैं। हम जो पिछले 2, 4, 5 साल की अभी ये खेती है ना, जिसमें हमने फ्रीलांसिंग और मोटिवेशन और इन सारी चीज़ों की बात की। पाकिस्तान में पिछले 14 साल से डॉलर आ रहा है फ्रीलांसिंग के थ्रू, किसी को नहीं पता था। घर में 2 भाई कमा रहे हैं, दोनों को नहीं पता कहाँ से आ रहा है। ठीक है जी। 4 साल में सर हमने क्या किया, हमने इसको इतना ज़्यादा इसका ढोल पीटा कि अब वो ग्लोबल हो गया। ग्लोबल होने की वजह से अब बच्चा सारे एथिक्स भूल गया। क्या करें सर उस बच्चे का? अच्छा देखिए, एक वर्ड होता है कुक्ड, हाँ, एक बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है इंक्यूबेशन। हाँ। अच्छा, तो इंक्यूबेटर्स देखें दुनिया में ना जो टर्म्स है ना, मैं अक्सर इस पे गौर करता हूँ कि दुनिया के बेशुमार अल्फाज के वक्त के साथ साथ मानी बदले या मानी की ऑप्शंस बदल गई हैं। देखिए इंक्यूबेटर बेसिकली तो मुर्गियों के अंडा हैचिंग के लिए यूज़ होता था कि वो अंडे को सींचती थी और उसके बाद वो हैच करने के बाद इंक्यूबेशन के बाद आखिरकार उसमें से चूजा निकलता। इंक्यूबेटर का जो वर्ड है वो केमिकल इंजीनियर के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंक्यूबेटर का सॉफ्टवेयर वालों के लिए, और IT टेक का दौर आया तो इंक्यूबेटर का मतलब बना के जनाब वो लोग जिनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल बना लिया। ये जो कुक्ड है या एक इंक्यूबेशन के प्रोसेस से निकला हुआ बंदा है, वो दरअसल पका हुआ तैयार है। हुआ क्या है कि वो जो तैयार होने का अमल है ना, वो ख़राब हो गया। मुझे ये प्रोसेस ख़राब कर दिया, प्रोसेस ख़राब हमने कर दिया। वो तैयार होने का अमल, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, एक बड़ी सिंपल सी मिसाल से, ये हज जुमरे की मिसाल से मैं दे देता हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हज जुमरा जो हम करते हैं वो आप में सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करता।
बेशक। अगर हज उम्रा करने के बाद भी आप में ये 3 चीज़ें पैदा नहीं हुई तो जो आपने किया था ना, ज़रा सोचिए ज़रूर। मुमकिन है कि आपने सिर्फ एक रस्म अदा की हो, आपकी छुरी और तेज़ हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं उनकी और ही को ख़तरनाक हो जाती है। अगर आप में सब्र तहम्मुल बर्दाश्त नहीं बढ़ा, ये वो प्रोसेस है जिसमें से आप पे फ़र्ज़ किया गया हज करें, ये प्रोसेस में से गुजरें, आपका सब्र तहम्मुल बर्दाश्त बढ़ जाए। इसी तरह एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें से गुजरने के बाद जो चीज़ें बढ़नी चाहिए, वो एतमाद था, वो क्रिएटिविटी थी, वो परस्यू करने का एक इस्तकामत का जज्बा था, और कुछ डिलीवर करना था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी मॉरल एथिक्स के साथ। सर मैं खुद क्योंकि इसका हिस्सा था, इसमें पहले दिन ही बच्चे को सिखाया गया, बेटा आप इंक्यूबेशन ज्वाइन करें, विद इन 30 days यू विल बी एबल टू अर्न $500। ये जो लाइन थी ना सर, इसने बच्चे का बेड़ा गर्क किया। अगेन बेसब्रापन आ गया, और पहले से मौजूद बेसब्रेपन को इस्तेमाल किया गया। यानी कि पहली बेसब्र है इंसान, फितरतन बेसब्र है। फिर हालात वाकयात की नज़ाकत भी ऐसी होती है बाज़ औक़ात की बेसब्रा और हो जाता है। देखिए ना, अगर अल्लाह ना करे ब्लास्ट हुआ तो और बेसब्रापन जाग जाए। और माशरे में ब्लास्ट हुआ अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। इस अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी के चक्कर में हर बंदा कहता है इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, ये ऊपर से नीचे तक है। ये अप्रोच जो आज हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा होने के लिए किसी अच्छे की मिसाल होना बड़ी ज़रूरी है। आज प्रॉब्लम ये है मुनीर भाई, हमारे पास अच्छे की मिसालें कोई नहीं। आप स्टूडेंट्स के साथ ये क्लासरूम में एक्टिविटी करवा के देखिए, आप उन्हें कीजिए अपने रोल मॉडल्स लिखें। अच्छा, पहली बात कि होंगे नहीं। दूसरी बात, अगर होंगे तो मिसाल लीजिए। यानी कॉमन है कि सरकारी दौरान की ज़ात गिरामी लोगों ने टॉप पे लिखा होता है, ईमान का हमारा हिस्सा, कलमा मुकम्मल, लेकिन क्या सीरत पढ़ी है? तो 90% का जवाब होगा कि नहीं पढ़ी। अगर आपने सीरत नहीं पढ़ी और आप क्लेम कर रहे हैं कि मुझे मोहब्बत है इस ज़ात से और ये मेरा रोल मॉडल, तो फिर आप कैसी मोहब्बत है आपकी? सर फिर वो जलसे जुलूसी होंगे सड़कों पे, पता नहीं हो निकले जो हो रहा है। अब यही हाल हमारे साथ है कि हमारे पास कोई रोल मॉडल और मिसाल नहीं होती, और हर शुबे में होनी चाहिए। जो मॉडर्न दुनिया है सेल्फ हेल्प की, पर्सनल डेवलपमेंट की, उसमें टॉनी रॉबिन्स की जो किताब है वेकन द जायंट विद इन, वो कहता है हर शोबे का उस्ताद होना चाहिए। आपने जिस शोबे में ग्रो करना है, आप उस शोबे का उस्ताद ढूंढें, आप उस काबिल बंदा ढूंढें जो आपको बताए कि इसमें ये मैंने स्टेप्स लिए हैं और यहाँ मैं पहुँचा हूँ। आप भी अगर ये स्टेप्स लोगे तो पहुँच जाओगे। सो मेरा ये ख्याल है कि आज का बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो प्रोसेस था प्रेपरेशन का, कुक करने का, एक इंक्यूबेशन का फितरती प्रोसेस, फितरती प्रोसेस जो हम सबको कभी मिला, जिनकी एज इस वक्त 40s तक पहुंच गई है, या कह लीजिए हम वो नस्ल हैं जो कहीं 80s में पैदा हुए, 75 और 85 के दरमियान वाले हैं, या मुझे लगता है कि 75 से आगे चलते चलते कोई 95 तक वाले भी बच गए हैं। बाद वालों के साथ बड़ा बुरा हाल हुआ है। ये जो 2000 के बाद वाली सारी नस्ल है, इनके बड़े चैलेंज हैं। और जो बिल्कुल ताज़ा अब यूनिवर्सिटियों में जाने वाले हैं, आज मैं यूनिवर्सिटी से उठ के आ रहा हूँ तो वहाँ भी ये डिस्कशन थी कि जिन्होंने अब चंद सालों में यूनिवर्सिटी में आना है, ये वो वाले होने हैं जिन्होंने कोविड में इम्तिहान पास किए थे जिसमें सबको पास कर दिया गया था, जिसमें कोई नॉलेज नहीं, कोई डेप्थ नहीं, कोई फिर अगेन वो प्रोसेस ब्रेक हुआ। तो आप देखिए ना, वैसे समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, एक बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए ना, उसको नर्सरी में रख दिया जाता है, उसको किसी शीशे के जार में रखा जाता है और कहा जाता है दुआएं मांगे बच जाए, क्योंकि वो प्रोसेस जो 9 मंथ का वो मुकम्मल नहीं हुआ होता, तो उसकी ज़ात में वो ताकत नहीं होती कि अब वो बाहर के मौसमों को झेल सके। सो आज की जो नस्ल आ रही है, ये जो 30% और आपने 65% 30 की उम्र से कम और 65% हैं और 12-13 करोड़ है तकरीबन, इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनके पास वो एक पका होना, तैयार होना और वेल फॉर्म होना वो नहीं है। शेख साहब, वालिदैन का किरदार यहाँ पे, ये जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, उनका किरदार किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले पिछले अगर हमारे टाइम में देखा जाए, थोड़ा सा ट्रैक से हटते थे ना, सबसे पहले गिरवान से पकड़ते पुत्र कितों आए पैसे। आज के पेरेंट्स क्या ये हक रखते हैं, ये हो रहा है? देखिए, पूछ रहे हैं, वालिदैन बदल गए हैं, डिजिटल हो गए। आप ये देखें, जो इस वक्त जिसका बच्चा बालिग है, यानी उसका बच्चा 8th क्लास क्रॉस कर गया और बलोगत आ गई, 13 साल से ऊपर बलोगत आ गई, दरअसल उसकी अपनी उम्र जो है वो 40 साल है बिल्कुल तकरीबन। मैं अंदाजे से कह रहा हूँ कि उसकी 26-27 साल में अगर शादी हुई है तो 40 साल की रेंज में उसके बच्चे बालिग हो गए। अब आते हैं उनकी तरफ जिनके बच्चे बालिग होने लगे हैं, यानी अभी उन्होंने होना है, वो सारे के सारे पैदा हुए हैं फिर अगेन ये 90s के दौर में, या फिर पिछले जिनकी शादियां आज हो रही हैं, मिसाल ले लें, जो वालिदैन बनने जा रहे हैं, तो 2025 में पीछे ज़रा 25 साल चल जाए तो 2000 में कहीं पैदा हुए, 2000 साल में पैदा हुए, 25-26 साल की उम्र में शादी हो रही है। अब इनका चैलेंज ये है कि इन वालिदैन के पास, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, देने के लिए कुछ नहीं है।
अल्लाह अकबर। जो हमारे पेरेंट्स के पास कम वसाइल थे, पैसे कम थे, मसाइल बड़े ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास वैल्यूज़ थी, उनके पास इखलाक की दौलत थी, उनके पास आदात अतवार, उसके बाद टाइम था। सबसे बड़ी बात कि आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का टाइम था। अब इन वालिदैन के पास टाइम नहीं है। ये पैदा हुए डिजिटल सारे दौर में, और इन सबके पास सेलफोन्स हैं। इनके पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है, इनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, इनके पास जो है वो एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन चेंज इनकी हो चुकी है। इनके लिए जो इनका अटेंशन स्पैन है बड़ा थोड़ा है, ठीक है। अब वो जो फितरती जज्बा है माँ की ममता का, बाप की शफकत का, वो तो फितरती अपनी जगह पे है। लेकिन आज के ज़माने ने इनको, मुझे लगता है ये गरीब वालिदैन, हमें लगता है ये अमीर लोग हैं, नहीं, मुझे लगता है ये गरीब वालिदैन, वो वालिदैन जिनके पास अपने बच्चों की तरबियत का वक्त नहीं है, जिनके पास वैल्यूज़ नहीं है देने को, जिनके पास इखलाक नहीं है, जिनके पास एक कह लीजिए कि एक खालिस इखलास नहीं है अपनी औलाद को देने के लिए, वो गरीब है। तो सर क्या करें? प्रॉब्लम का तो पता चल गया, कोई हल है, नजर आता है तो कुछ दे सकते हैं हैं सोल्यूशन? दो पहलू हैं जी मुनीर भाई। एक है कलेक्टिव एफर्ट की जाए, बड़े लेवल पे क्या होना चाहिए, और एक है इनफरादी। अच्छा, मैं क्योंकि इनफरादी पे बात इसलिए ज़्यादा कर देता हूँ, लोग समझते हैं शायद मैं कलेक्टिव पे बात नहीं करता। मेरा ख्याल है कलेक्टिव जो है ना, उसके मल्टीपल है, स्टेक होल्डर मल्टीपल ज़्यादा है, हाँ। उसके वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें स्टेट है, हाँ। उसमें मीडिया है, उसमें कल्चर है, उसमें इस सोसाइटी के वो ब्रेन्स हैं जिसको इंटेलिजेंसिया कहते हैं, जो सोच देते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो फिर उसके बाद रोल मॉडल्स हैं जो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में नज़र आते हैं। और हुआ ये है कि कौम जिसको भी फॉलो करती रही, उसके पास खुद एथिक्स नहीं है उसके पास मॉरल्स ही नहीं है। बड़ी बात है ये मतलब मैं इन जनरल ये बात कर रहा हूँ, किसी खास शख्सियत की बात नहीं कर रहा। यानी आप देखिए कि अगर फॉलो जिसको किया जा रहा है और उसको आप सब कुछ मान रहे हैं, अगर उसका इखलाक का म्यार नहीं है, उसके पास वैल्यूज़ नहीं है, उसके पास किसी बात पे कायम होना, उसकी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। आप पूरे के पूरे दीन को जिस बुनियाद पे खड़ा करते हैं, सादिक और अमीन होना है। और हम बचपन से इस्लामियात की किताबें पढ़ते हुए, दीनियात की किताबें पढ़ते हुए दुनिया को कोट करते हैं, और गैर मुस्लिम मानते हैं कि दुनिया में एक ज़ात ग्रामी ऐसी थी जो सच्चे थे, जो वादे को पूरा करते थे, वो ज़ात ग्रामी सरकार दो वसल्लम की। अंदाज़ा लगाएं आज का चैलेंज क्या। आज जिसको बच्चा फॉलो कर रहा है वो यूटर्न ले लेता है वो जो कहता है वो करता ही नहीं है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। बिल्कुल ठीक है जी। अब अल्टीमेट जिसको फॉलो कर रहे हैं उसकी आदत अतवार आप पे पैदा होंगी, बेशक ऐसी है। ये जो कहा गया है कि जो कहा जाता है जनाबे वाला कि जो ऊंट पालने वाले हैं उनके मिजाज हो रहे हैं, उनके साथ रहते हैं, बेड़े पालने वालों के हो रहे हैं, घोड़े वालों के हो रहे हैं, ठीक है जी। तो जो जिस मखलूक के साथ आप रहते हैं उसके असरात आप पे पड़ते हैं, जिसको फॉलो भी कर रहे होते हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, उसकी आदात व अतवार, उसके खसाइल आप में पैदा हो जाते हैं। तो आज अच्छी मिसालें ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये है कलेक्टिव बात। इनफरादी तौर पर मेरा ख्याल है कि अगर वालिदैन सुन रहे हैं तो उन्हें खुद अच्छी मिसाल बनना चाहिए। अगर यंगस्टर हमें सुनने, मैं हर यूनिवर्सिटी में जाके बात करता हूँ, यार जो अपने करने का काम है वो करो। हाँ बिल्कुल। यानी यू आर वेटिंग फॉर दैट कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, यार पता नहीं कब होगा। अपना किबला तो यार आप खुद तो ठीक करो ना। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्स ऑफ एबिलिटी है। हाँ। आपकी अपनी एबिलिटी का रिस्पॉन्स है, तो जो आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है उसको तो रिस्पॉन्सिबल आप समझते हुए आगे चलो ना। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो यंगस्टर है ना मुनीर भाई, वो सारा कुछ मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है दूसरों को। ही इज़ वेटिंग फॉर अ हेल्प। ये पूरी नेशन की जो अप्रोच है, एक वो बड़ी कमाल की किताब थी फिक्री मुगालते। सही। हर पढ़े लिखे शख्स को किताब एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो आपको झंझोड़ देती है, ठीक है जी। फिक्री मुगालते के नाम से, मुझे अभी राइटर थोड़ी देर में याद आ जाएगा। अब वो जो किताब है ना, वो बताती है कि बाज़ औक़ात पूरी नेशन का एक मुगालता होता है। हमारा मुगालता जो है ना, वो मैं बता देता हूँ वो क्या है। हमारा मुगालता ये है कि ऊपर से कोई आएगा और हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर दूसरा मुगालता क्या है कि जो है ना, हमने ठीक नहीं होना, लीडर ठीक हो जाए। यानी हम 2 नंबर हैं, हाँ। लीडर 1 नंबर होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा हमारा मुगालता क्या है कि बगैर एफर्ट के रिजल्ट्स आ सकते हैं, सिर्फ हमने दुआओं से ही, बातों से काम चला लेना है। बेअमल किस्म के मुसलमान आपको ढेर मिलेंगे। सर नौजवान तो इस वक्त जो है ना सिर्फ इस उसमें उम्मीद में है, हर बच्चे को डॉलर कमाना है लेकिन मेहनत नहीं करनी। वो कहते हैं जवान के लिए तो इस वक्त मौत है काम करना। बिल्कुल ऐसे ही। अब करें क्या सबसे पहले हर बच्चा डॉलर वाकई कमा सकता है? ये भी एक सवाल है ना बहुत बड़ा, सही बात कि क्या हर बच्चे के लिए ही डॉलर, पाउंड और दिरहम ही है? क्या पाकिस्तान में रहते हुए अच्छा रोजगार नहीं बनाया जा सकता? दूसरी चीज़ ये है कि क्या बगैर मेहनत के शॉर्टकट में मिल जाएगा? अच्छा मिला भी है कुछ लोगों को,
हमने देखा है सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोगों को मिला भी, लेकिन सर एक मिसाल आपके सामने अगर कोई ऐसी है, मेरे सामने तो नहीं आई, कि जिसको मिला और उसने संभाल लिया हो। नहीं, और लॉटरी वाली मिसाल आप ही अक्सर देते हैं ना कि पूरी दुनिया में जिसकी लॉटरी निकलती है 3 साल बाद मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिसकी बुनियाद नहीं है ना वो संभाल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कामयाब होना किसी भी शोबे में, कामयाब होना उससे ज्यादा कामयाब रहना मुश्किल है। ये दुनिया की सारी रिसर्च इस नतीजे पहुंच चुकी है कि जो सक्सेस मैनेजमेंट है ना वो सक्सेस से ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा साहब, आपने बात की कि हीरोज हमारे अच्छे नहीं हैं, अच्छे हीरोज हैं नहीं है, आने नहीं दिए गए, क्या ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया प्रॉपरली इस पूरी नेशन के साथ कि जो अच्छे हीरोज थे उनको दबा दिया गया और जो जितना कचरा था वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो गया? ये बड़ी आपने अच्छा एक सवाल कर दिया और बड़ी अच्छी मिसाल खुद ही दे दी। मुझे लगता है कि हीरोज़ को सामने लाया नहीं गया, क्योंकि ये इंडो पाक की बेल्ट, आप सर 76 साल पीछे जाएं तो एक था ना जी, पूरा यूनिट था, डिवाइड हो गया। चंद दिन पहले मैंने फ्लाइट में, मैं अक्सर फ्लाइट में कोई ना कोई मूवी देख लेता हूँ या फिर किताब पढ़ लेता हूँ, टाइम मिले, नमाज का टाइम है, ब्रेक लेके नमाज पढ़ लेते हैं। तो मैंने मूवी देखी छोटू चैंपियन, ठीक है, छोटू चैंपियन। वो मूवी एक सच्ची कहानी थी, एक सच्चे कैरेक्टर पे, जिसने कभी एज अ स्पोर्ट्समैन रोल प्ले किया, फिर उसके क्या क्या चैलेंज रहे, फिर उन सब चैलेंजेस के बाद आखिरकार पिछले कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने उसको एक्नॉलेज किया इंडिया के, उसको अवार्ड्स दिए और उस पर मूवी बनाई। ऐसी एक मिसाल नहीं है, उन्होंने अपनी स्ट्रीट की स्टोरीज को, गलियों टाउन्स की स्टोरीज को पकड़ पकड़ के कैप्चर किया, उसको सिनेमा पे ले आए हैं ताकि लोगों को पता लगे ये हो सकता है। हाँ। यार ये एक बड़ा एहसान है स्टेट का और किसी माशरे का कि वो यकीन तो दे देना। हाँ, बिल्कुल कि यार तुम कर सकते हो, अगर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, अगर ये कचरे से उठ के कहीं आसमान तक पहुंच सकता है, ये जीरो से हीरो बन सकता है, ये माइनस से जीरो और फिर जीरो से हीरो बनता है, तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम ये है कि हमने वो सारी कहानियों को दबा दिया। यानी मैं चंद मिसालें देता हूँ, क्या हकीम सईद साहब की जिंदगी पे एक जबरदस्त मूवी नहीं बननी चाहिए सर, और वो मूवी स्कूलों में नहीं दिखानी चाहिए। ये चंद दिन पहले एक मूवी आई है जी, इंडोलेंस, नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्कूलों में दिखाओ। यानी वहाँ पर, हालांकि वो टीन एज का एक इशू है कि जो नई नस्ल आई है उसके लोगोज डिफरेंट हैं और उनके क्राइसिस किस तरह के हैं, उनकी लैंग्वेज कितनी है, उनके सारे जो चैलेंज हैं वो किस तरह के हैं, उस पर भी उन्होंने कहा, स्टेट ने कहा जी सारे दिखाओ ज़रा, वालदैन बैठ के देखें कि आज के मसले क्या हैं। तो इतने कैरेक्टर्स हैं, ईदी साहब है जी, डॉक्टर कदीर खान साहब हैं, कहाँ गए थे? ये जो पीछे सारी स्टोरी हुई है किधर है? स्पोर्ट्स के बड़े हीरोज हैं। हाँ। हर शोबे का स्पोर्ट्स का आप निकालिए, हॉकी में कितने नाम थे आपके, जहांगीर खान, जहांगीर खान, पता नहीं कितने नाम जो थे वो स्क्वाश के थे। ये सब के सब आपके बच्चों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? स्पोर्ट्स भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल, हीरोज भी ख़त्म हो गए और हीरोज़ को आपने एक्नॉलेज भी कोई नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी इस मुल्क और माशरे में हज़ारों कहानियाँ छुपी पड़ी हैं, आपने उनको दिखाया नहीं। बिल्कुल सही। आपने, यानी ये मैं इसको बड़ी मोहब्बत और अदब से बात कह रहा हूँ, मैं तनकीद से नहीं कह रहा, शायद ध्यान नहीं गया कि हमने बच्चों को सिर्फ दिखा दिया कि हीरो वो है जो सोल्जर है। सही। कुछ पे ड्रामास बने ना जी, हमने ये दिखाया ही नहीं कि बिजनेसमैन बड़ा हीरो है। बिल्कुल, टैक्स देता है, वो नौकरी दे रहा होता है। क्या वजह है पाकिस्तान में बिजनेसमैन टिकता नहीं है? ये बड़ा आपका मेरा सब्जेक्ट रहता है ऑफ कैमरा भी सर, उसको मसाइल इतने पेश हुए हैं, उसको इतने को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो तंग आके छोड़ जाता है। हाँ। तो अब यहाँ मसला ये है सर कि जब भी आप किसी भी माशरे को देखते हैं तो उसके हीरोज़ का, लोकल हीरोज़ का निसाब में शामिल होना, मीडिया में सामने लाना, उसको एक्नॉलेज करना, इसकी बड़ी ज़रूरत है। हम बुरी खबर वाला माशरा बन गए। ये अच्छी खबर, इसे भी ढूंढना चाहिए, इसे भी तलाश करना चाहिए, इसे भी कोट करना चाहिए। सब आज से 5 साल पीछे चले जाएं, प्रॉब्लम नहीं थी। आज का पिछले 5 साल में जिस तरह से ग्लोबली एक चेंज आया है पूरी दुनिया के अंदर, काम करने के तरीकों में, हर चीज़ में, सर आज के बच्चे के लिए क्या फिर हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें? क्योंकि हमारा हीरो तो लोकल मिला नहीं, अब बच्चा क्या है, क्योंकि वो ग्लोबल तो हो गया। अब मैं तो कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी जितने भी यंगस्टर बच्चे हैं जिसको बेसिक इंग्लिश बोलनी आती है, जिसके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट है, वो ग्लोबल सिटीज़न है। सर उस ग्लोबल सिटीज़न को जब वो क्रॉस बॉर्डर के वो हीरोज़ को देखेगा, जब वो यूके, यूरोप, यूएस के हीरोज़ को देखेगा, तो वो तो वैसे ही बनना चाहेगा। अब हम में से हर बच्चा जो है जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश बोलने की बजाय वना भी बनने की कोशिश करता है, वो एक्सेंट वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं सर हमारे अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो तो तबाह कर देंगे हम, वो वैल्यूज वो सीख नहीं पाएगा। तो अगेन हम तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में अभी एंट्री हुई है हमारी, सर हमारी तो एग्जिट जल्दी हो जाएगी।
देखिए ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत बड़ा मसला है ऐसा नेशन 76 साल में हम ये डिफाइन और डिसाइड नहीं कर सके कि हम क्या है। ये हर शोबे में है, यानी इसको पाकिस्तानियत से लें आप, इसको अपने डॉक्ट्राइन्स जितने हमने बनाए, नज़रियात आप देख लें, हमारे जो लिटरेचर है, हमारी हिस्ट्री है, हमने कंफ्यूज कर दिया। सही। और इसको क्लियर करना, इस पे मैं कहता हूँ स्टेट लेवल पे कोई ऐसा एक अलायंस बनना चाहिए। ये स्टेट लेवल का मसला है, ये छोटा मसला नहीं है सर जो ये काम कर जाए हमारे पास। मुझे लगता है सर काबिल बंदे होंगे। स्टेट पिछले कई सालों से क्राइसिस ऐसे फेस करती रही, ठीक है। वो क्राइसिस में आप देखें ना, आपके घर को आग लगी हुई है और आप कह रहे हैं मुझे ड्राइंग रूम का इंटीरियर कैसा करना है, तो उस वक्त ड्राइंग रूम का इंटीरियर मैटर नहीं कर रहा, पहले आग बुझानी है। तो आपके कुछ सालों बाद एक नया क्राइसिस है। सही। और वो क्राइसिस जो है ना, वो सारी की सारी टेंशन ले जाता है। सर क्राइसिस देखिए, मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। क्राइसिस कहाँ नहीं है, दुनिया में की बात करते हैं, चाइना को क्या कम क्राइसिस है? आए दिन किसी न किसी ने डंडा दिया होता है, वो आगे से डंडा नहीं डांग देता है सर। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं, क्या इंडिया को क्राइसिस नहीं है? बेशुमार। यूएई को क्राइसिस नहीं है? बेशुमार। वो क्यों ग्लो कर, असल में वहाँ देखें इकोनॉमी मजबूत है सर। नहीं थी, नहीं ना की उन्होंने। हम देखें अभी जंग हमने सर खत्म की ना, 10 साल पीछे क्या था इंडिया? कुछ भी नहीं था, हमसे बुरे हालात थे। आज भी उनके स्लम्स जाके देख ले, हमसे बुरे हैं। आज भी आप जाके वहाँ पे आप देख ले, बेरोजगारी देख ले, वहाँ पे लोगों के हालात, मसाइल ज्यादा, क्राइम बड़ा। अच्छा, मुझे लगता है कि सर ये वहाँ की लीडरशिप का कमाल है। जहाँ भी कोई लीडरशिप थी ना ऐसी, जिन्होंने एक सक्सेशन पैदा किया, पॉलिसीज बनाई, उनका पैरा दिया, एक ऐसी टीम बन गई जिन्होंने कहा कि हमने छेड़ने नहीं देना और इसको लेके जाना, डिलीवर करना है। उससे इनकलाब आ गया। देखें आप, ये तो कोई अल्लाह ने हम पे करम किया है, जो बड़ा ही एक फजल और करम है। ये जंग चंद दिन पहले की हम जीत गए। मुझे लगता है कि कोई अल्लाह की मर्द आई है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ, दुनिया की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया। ऐसे कैसे हो सकता है, इतने थोड़े से वसाइल के साथ इतनी बड़ी फतह अल्लाह ने हमें दे दी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ सर, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दुश्मन से भी सीखनी चाहिए। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, आप वहाँ कहते हैं हर दिन पता नहीं कितने किलोमीटर सड़क बनती है, हर दिन जो है ना कितना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितने काम हो रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ दुश्मन की है उसको कबूल करना चाहिए आप सर। उस पर बल्कि आपके मैं समझता हूँ कि सेविंग है आपकी, रिसर्च पे पैसे नहीं लगेगा। ठीक है, हम जाते नहीं रिसर्च, भाई कॉपी पेस्ट कर लें। हाँ, व्हील इन्वेंट हुआ उसे इस्तेमाल करें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, व्हील इन्वेंट हुआ उसे सेम को इस्तेमाल कर लें। सर एआई का दौर 1 साल पहले तकरीबन इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, और उस वक्त एआई एक वाहिद चीज़ थी जिसने पूरी दुनिया को एक सफ में खड़ा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और हम जो है टॉप 5 टॉप 10 में थे, अलॉन्ग विद इंडिया। सही सर, अभी 1 साल नहीं बुरा हुआ, आज इंडिया हमसे एआई में भी बहुत आगे निकल गया। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही। एक बंदा इस वक्त हमारा इरफान मलिक, जो इस वक्त चीख के कह रहा है कि भाई सीख लो है, सीख लो है, जो पब्लिकली है। पाकिस्तान बहुत सारे लोग हैं, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, होगा क्या? बिल्कुल सही। पीछे रह जाएंगे, फिर हम वही $3 वाली सर्विस बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। $30 से $3 का सफर, लोगों का सफर 3 से 30 का होता है, हमारा 30 से 3 का होगा। ठीक है, ये बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जितना खैर का कंटेंट सुना जाना चाहिए ना जी, उतना सुना ही नहीं जाता। यानी हमने चस्का ही ख़राब कर दिया। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी बस में एक जो है ना, वो एक अपनी छाबड़ी उठा के आया, उसने कहा जी खालस ऑर्गेनिक ये फल है, और दूसरा कचरा लेकर आया। ठीक है जी, वो ऐसी चीज़ लेकर आया जिससे मैदे ख़राब हो जाने, कैंसर हो जाना। यानी हमें आदत पड़ चुकी है कि हमने कचरा ही खाना है। बिल्कुल ऐसे। आप देखें आपका कंटेंट, मैं अपने कंटेंट की, कई ऐसे दोस्त हैं जिनका कंटेंट बड़ी मेहनत से प्रोड्यूस होता है। यानी हम ऑफ कैमरा डिस्कस ये कर रहे होते हैं कि इसका ROI भी नहीं निकलता। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ये निकालें कि हमारी इस पर मेहनत कितनी है और हमारा खर्चा कितना हो रहा है, अपने तो चले कॉस्ट छोड़ ही देते हैं ना, हमारी तो कोई कॉस्ट नहीं है, मिशन है हमारा, तो वो नहीं पूरा होता। उसके मुकाबले में सनसनी, उसके मुकाबले में कचरा, उसके मुकाबले में फैमिली व्लॉगिंग, ये सबसे बुरा काम हुआ कि हमने वो जो दिखाना चाहिए था, जो एक फ्लेवर बिल्ट होना चाहिए था, वो एक पॉजिटिव चीज़ देने की बजाय हमने एक ऐसा चस्का डाल दिया कि वो कमाने वाला $1 कमा रहा है और किसी हद तक चला जाता है। बिल्कुल। शहजाद भाई, बहुत सारे अच्छे जो गेस्ट थे ना, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे आना छोड़ दिया है। रीज़न क्या बनी भाई? आप देखें, 1 घंटे की भी हमारी डिस्कशन हो रही है, इसमें कोई आपके मुंह से बात निकल सकती, मेरे मुंह से निकल सकती है, मेरी टीम उसको उठा के वहीं पे सुर्खी बना दे, और ऐसी सुर्खी बनाए के फिर मजा आ जाए। मैंने इसको बड़ा फेस किया। सही कह रहे हैं। उसमें होता क्या है कि वो बेचारे गेस्ट को पता भी नहीं है। अच्छा, अंदर कुछ और होगा, अंदर बात जेन्युइन चल रही होगी, बाहर उसकी ऐसी सुर्खी बनाई जाएगी कि वो उसका ढोल अच्छे से पीटा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात ये, जब तक कि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इस पे सर मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर लॉ बनना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। आप देखें वेस्ट में हम जाते हैं, क्या वहाँ काउंसलिंग सेशंस नहीं होते? सब कुछ बच्चा 8वीं क्लास में पहुँचता है, होता, माँ बाप को कॉल कर ली जाती है, आ जाओ जी 100% बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं बैठ के। इधर कुछ भी नहीं है। CSP ऑफिसर्स की सर बात करना चाहूँगा, आपने बड़ा उनके साथ इंटरेक्ट किया, आपने ट्रेनिंग्स भी बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दी सर, टॉप क्रीम ली जाती है। मेरे ख्याल में जो एक CSP ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी पे आता है ना, उससे काबिल उस डोमेन में कोई होता नहीं है। लेकिन सर ऐसा क्या होता है कि 6 महीने साल के अंदर अंदर उसको ऐसा जंग लगता है कि वो WD-40 से भी नहीं साफ होता? अच्छा, मेरा ये ओपिनियन है जी कि बुनियादी तौर पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स का जो क्राइटेरिया है वो है बहुत सा याद करना, उसे याददाश्त में रखते हुए प्रोड्यूस करना, और आपके लिखने की वो एक सलाहियत होना, और कुछ आपकी पर्सनैलिटी की खूबियाँ देखी जाती हैं। ठीक है। चैलेंज ये है कि हमारी जो आगे सिस्टम है, ये इम्तिहान क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप फील्ड में जाते हैं जी, तो आपकी राइट पोस्टिंग, राइट जगह पे पहुंचना, तरक्की करना, ग्रो करना, उसके लिए कुछ और चाहिए। बिल्कुल सही। उसके लिए लॉबिंग चाहिए, उसमें पर्सनल रिलेशन चाहिए, उसमें आपकी PR होनी चाहिए, उसमें आपको मुमकिन है उन लोगों के भी काम करने पड़े जिनका पता है कि ठीक नहीं कह रहे। सही। मुमकिन है आपको प्रेशर फेस करना पड़े और प्रेशर आप फेस ना कर सकें। तो ये सारे जो चैलेंज हैं ये इसी इकोसिस्टम के अंदर है ना जी। बिल्कुल। एक ठीक इम्तिहान मेरिट पे हो रहा है, जिसमें से कुछ बंदा काबिल बंदा हमने निकाल के आगे कर दिया, उसके बाद वो उस सिस्टम के हवाले कर दिया जिसमें माफियाज की भरमार है, सही। जिसमें मसाइल की भरमार है, जिसमें उसकी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है डिलीवर करने की। मैं आपको ये भी बताऊं, फिर उसके बावजूद भी अच्छे लोग मौजूद हैं। ये हर शोबे में है। हाँ, वो तो ऐसे ही है। हर शोबे में अच्छे लोग मौजूद हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। उनकी जो रेशियो है वो थोड़ी होती है, लेकिन वो होते हैं, वो हर शोबे में। बिल्कुल ऐसे ही। वो आप सिविल सर्विस ले लें, जुडिशरी ले लें, मिलिट्री ले लें, आप पढ़ाने को ले लीजिए, अपनी हम फील्ड की बात कर लें, 20-30% ऐसे ज़रूर हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी फिर देखिए उस सिस्टम की वजह से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। सर मोस्टली अगर देखा जाए जितने भी ऑफिसर CSP ऑफिसर्स बनते हैं या और भी जितने इम्तिहानात पास होते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो 90% का ताल्लुक बड़े हम्बल बैकग्राउंड, पीछे से बड़ा मतलब एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से आते हैं। सर जैसी उनकी पोस्टिंग होती है, पहले साल के अंदर अंदर उनके रवैयों के अंदर एक फिरौनियत आपको नज़र आती है। आप उनसे जाके मिले, आपको बू आती है उनमें से वो फिरौनियत की। उसकी क्या वजह है? क्या वो सिस्टम का है या वो पीछे से उन्होंने देखा नहीं होता, अचानक ज़्यादा मिल जाता है, उसकी वजह है? अच्छा, जो मैंने वैसे पिछले कुछ सालों में देखा है ना जी मुनीर साहब, एक तो ये हम कहते हैं जी बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उठ के आते हैं, ये थोड़े हैं। ठीक है। ये हर तरह के लोग हैं। इसमें तगड़ी फैमिलीज के भी लोग आ रहे हैं सर, लम्स के भी आपको मिलेंगे, आपको बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज़ के मिलेंगे, आपको बड़े जो कह लीजिए कि जिनकी फैमिली की रवायात हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, बड़े बड़े कई काबिल बच्चे हैं, हर तरह के मिलेंगे। उनके भी रवैये चेंज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ असल में रवैये का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। रवैये का ताल्लुक है बंदे के इस इंतखाब के साथ कि मैंने किस रवैये के साथ परफॉर्म करना है। ठीक है। ये एक इंतखाब है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका किसी ट्रेनिंग के साथ ताल्लुक है। इसको बिल्कुल ये जो मिथ है ना जी कि ट्रेनिंग में कुछ ऐसा किया जाता है कि ये ऐसा हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। रवैया जो है वो बुनियादी तौर पे, मैं मिसाल देता हूँ, एक सही बंदे का भी रवैया ख़राब कैसे होता है, उसका वास्ता पड़ता है पब्लिक के साथ जी। पब्लिक सर्विस की पोस्ट है उसकी, और हर आने वाला बंदा, एक बड़ी तादाद झूठ बोल रही है, सही, वो झूठा पर्चा करवाना चाहती है। हाँ। वो गलत काम की सिफारिश कर रही है तो आप क्या होगा, आप अल्टीमेट जो है वो फिर आपकी एक अप्रोच बन जाएगी, आप हर एक को शक की निगाह से देखोगे, आप हर एक को एक फासले पे रखोगे पहले। आप तो क्या सर हमें, सॉरी आपकी बात करूं, क्या हमें अपने सिस्टम इतने मैच्योर नहीं कर लेने चाहिए? सिस्टम मैच्योर करने चाहिए। मैं देखें हमारा ओवरऑल सिस्टम की कमजोरी की वजह से सारे मसाइल हैं आप तक। बिल्कुल, सिस्टम अगर ठीक हो जाता है तो मुनीर भाई बड़े मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर अभी दुबई में उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, वहाँ ना हर साल के बाद रमज़ान में शेखों की एक मजलिस लगती है, तो वहाँ जितने लोकल्स को फ़ाइन हुए होते थे ट्रैफिक के, जितने मसले मसाइल थे, आते शेख साहब से साइन कराए, माफ़ हो गया। उसमें बेचारे खारजी हम जैसे रगड़े जाते थे, हमें अगर 200 दिरहम का भी फ़ाइन है तो पे करके ही जान छूटनी, उसको 2 लाख का भी माफ़ हो जाता था। अब वो करना है, उन्होंने पहले तो माफ़ी देते रहे, फिर उन्होंने नोटिस किया कि यार ये इतने हैवी फ़ाइन क्यों आ रहे हैं। उन्होंने देखा भाई रोड के ऊपर जो खारजी है वो सेट हो गया, ये मस्ती कर रहा है, ठीक है, अब रोड पे जा रहा है मेन, उसके ऊपर वो कट्टे मारता हुआ है, रैकलेस ड्राइविंग करते हुए जा रहा हो, 10 लोगों को और नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा भाई कैमरास को भी उन्होंने कंट्रोल कर दिया सिस्टम पे। बिल्कुल ठीक है। अब वो होता क्या है, पहले क्योंकि मैनुअल जमा होते रहते थे साल बाद, अब उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। होता है अभी भी होंगी माफिया तलाफियाँ, लेकिन
आम जो एक शहरी है उस तक रसाई नहीं रही। बिल्कुल ठीक बात। इधर आपको फ्लैश पड़ा, उधर आपको 30 सेकंड के अंदर सर मैसेज आता है 100% ऐसी, और आप उस वक्त जो है ना टांगे कांपनी शुरू हो जाती है कि भाई ये तो हो गया हमारे साथ। और सिस्टम चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हम सारे जो खैर की बात करने वाले हैं, कोई लेक्चर देने वाले, पढ़ाने वाले हैं, हमें लोग मिलकर कहते हैं तुसी एनआर से तो काम कर, लोग क्यों नहीं ठीक हुए। हाँ। तो मैं उन्हें कहता हूँ ये एक पोर्शन है ठीक करने का, जो एक पूरी स्टोरी का एक हिस्सा है वो हम है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम आपका। वो सिस्टम इतना खराब है कि वो सही को भी खराब कर देता है वो भी उसमें रहते हुए आखिरकार उसी का हिस्सा बन जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। उसमें ये जो रवैये वाली बात है, मैं फिर कहूँगा इसमें मैंने बड़े बड़े हम्बल लोग देखे, बड़े बड़े कोऑपरेटिव लोग देखे, लेकिन अमूमन इसके पीछे जो वजह है वो अवाम ही है। ठीक है, यानी वो एक अप्रोच बनाती है काम करने वाले की। सबसे पहले मतलब हमें अपने गिरेबान में झांकना, खुद की करेक्शन करना। मैं मिसाल, आप कहीं ऐसे ज़िले जहाँ सबसे ज़्यादा झूठे पर्चे होते हैं, मैं इस सिस्टम के साथ मैं अक्सर बैठ के आपको भी कहता हूँ, रोज़ वास्ता पड़ता है, कोई ना कोई काम कह देता है, कोई थाने पुलिस कचहरी का। यकीन कीजिए हैरत होती है कि यानी लोग जो कह रहे होते हैं वो कुछ और होता है, जो हकीकत है वो बिल्कुल कुछ और होती है। गांव देहात में तो अभी भी इस चीज़ की ख्वाहिश की जाती है बड़ी फैमिलीज में, या जिनका कोई अफसर रसूख है कि भाई एक पुलिस में होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक आपका आर्मी में होना चाहिए, एक आपका मेडिकल में होना चाहिए, ताकि सारे गाँव के काम शुम होते रहे और उनकी चुदराहट जो है बरकरार रहे। बस ये चुदराहट के चक्कर में हमने ना बेड़ा कर दिया बिल्कुल ऐसे। सर मुझे ये बताइएगा कि हम मोटिवेशन की बड़ी बात करते हैं, ठीक है, आप भी पाकिस्तान के मतलब अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल है पहले मोटिवेशनल स्पीकर आप मशहूर हुए, उसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त बनना शुरू हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपके टक्कर में कोई नहीं है। सर क्या मोटिवेशन वाकई काम करती है या ये सिर्फ बस एक, देखिए मोटिवेशन को हमने ना सिर्फ महदूद कर दिया कि शायद काम कारोबार करने तक महदूद। ज़िंदगी में हर जगह मोटिवेशन, बिल्कुल सही है, ज़िंदगी में मोटिव के साथ जुड़ी है ना। हाँ। कोई मोटिव होगा तो वो आपको जगाएगा, वो भगाएगा आपको। तो वो तो किसी भी शोबे का कोई भी ऐसा मुकर्रर हो सकता है, कोई भी ऐसा सोर्स हो सकता है। मुमकिन है मोटिवेशन तकरीर से ना हो, आपकी कोई इंटरनल कोई विल ऐसी हो, कोई विश हो, कोई नेचुरल कॉलिंग हो, कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, कोई टैलेंट आपका ऐसा हो जो आपको लड़ाता झपटाता पलटाता हो तो ये हो सकता है जी। तो आपके समझ सर ये डायरेक्शन देता है, क्योंकि मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मैं बता देता हूँ, मैं बड़ी दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मैं 2006 से सर ई-कॉमर्स और डिजिटल की डोमेन में हूँ। 2017-18 तक काम बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन डायरेक्शन लेस था। तो फिर अचानक से सनी अली साहब, आप भी जानते हैं उनको, उनका ज़िंदगी में आना हुआ। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे पकड़ के कोई लाइन सिखाई है या मैंने उनसे कोई फॉर्मूला सीखा, उनसे मैंने कुछ स्ट्रेटजी सीखी, कुछ भी नहीं। सर उनके साथ चंद नशिस्तें हुई हैं, डायरेक्शन सीधी हो गई सर। वाह, बहुत आला, ठीक है जी। कुछ भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ सिखाई हो, बाकी उनकी टीम से कुछ चीज़ें सीखी हैं, बिल्कुल सही, डायरेक्शन सीधी होगी सर, बिल्कुल सही। तो वो एक बस मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन आपको एक ट्रिगर पॉइंट होता है जो आपको ट्रिगर करता है, क्योंकि 12-13 साल का तजर्बा मेरा उस वक्त था, बल्कि उनका तजर्बा मुझसे कम था ई-कॉमर्स में उस वक्त, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट ऐसा ट्रिगर कर दिया जिसने मेरी डायरेक्शन सेट कर दी। तो आपके समझ तक ये वाकई एक डायरेक्शन, एक मूवमेंट, सर मूवमेंट होता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जो खैर ढूंढ रहा है उसे मिल जाएगी, जो जिसके कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में, लाशऊर में कोई सवाल है ना, उसका जवाब कहीं पड़ा है, तक आ जाना है। अब वो मोटिवेशन सनी अली साहब से मिले, साकिब बदर से मिले, किसी तकरीर से मिले, आपसे मिल के मिले, आपके पॉडकास्ट को देख के मिले, ये भाई नहीं पता मुनीर भाई कि अल्लाह ताला ने वो कहाँ उसके सोर्स असबाब रखे हैं और वो वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं। सर आप किसको आइडलाइज करते हैं? ज़ाहिर है इंसान जब डिलीवर करता है ना कोई चीज़, तो उसको भी तो चाहिए ना, बर्नआउट होता है हर इंसान। जब आप बर्नआउट होते हैं, आप सोर्स कहाँ से लेते हैं? कोई एनर्जी का कोई कुलिया बता दें आज। अच्छा मेरे मुख्तलिफ हैं जी मुनीर भाई, वक्त के साथ साथ बंदा खुद को समझता है ना, अपने मिजाज की समझ आती है। मैं सफ़र कर लेता हूँ, आपने देखो गाहे बगाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बड़े लोग कहते हैं यार शाह जी टिकते नहीं गई। मैं कहता हूँ मेरे अंदर, मैंने ढूंढा, मेरे अंदर एक सैलानी रूह है, सफ़र करने वाली रूह है। तो मैं ट्रैवल करता हूँ। पिछले साल अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं 14 मुल्कों में गया। इस साल अभी तक मैं 6 मुल्कों में हुआ हूँ, और आइंदा दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि 10 मैंने इस साल के पूरे करने हैं, वो जल्दी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा जो सोर्स है वो एक तवक्कुल खुदा है। वो आप नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए अल्लाह पे भरोसा करके मोटिवेट हो जाते हैं। पॉजिटिव सर्कल एक बहुत बड़ा है जी, मेरे दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ताल्लुकात को बनाना, उन्हें लेकर चलना, तादेर लेकर चलना अल्लाह ने मुझे गिफ्ट किया। ये बहुत बड़ी एक सलाहियत है जी। और उसमें फिर उस ऑब्वियस है कि जब आप ताल्लुक बनाते हैं, लेकर चलते हैं, तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दरगुजर करना पड़ता है। तो उसमें बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, फिर आप खामोश हो जाते हैं। आप कहते हैं यार मैंने क्योंकि तादेर चलना है और कोई ऐसा वक्त आना है या इसने मेरा जनाजा उठाना है, मैंने इसको उठाना है। तो इतनी देर का जब है कब्र तक का साथ, तो फिर बंदे को दरगुजर करके आगे चलना चाहिए। सर वाकई शेयर करना चाहिए, किसी दिल तो दुखता है ना सर इंसान का, किसी को करेक्ट। मैं क्योंकि मेरी तबीयत में हसासियत है, मैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि फ़ायदा लेने वाला आपको नुकसान करना शुरू होता था। ये वक्त के साथ समझ आया कि ये आपकी कामयाबी की अलामत है। यानी अगर कोई आप में वाकई हुनर है, फ़न है,
अच्छा, एक है जिसने फ़ायदा लिया वो चुप कर गया, सही है, ठीक है, थैंकलेस है। एक है वो बंदा उल्टा हार्मफुल हो गया, यानी वो घटिया हो गया। बिल्कुल। जब इस तरह के बंदे के साथ वास्ता पड़ता था ना, तो ऐसे मैंने कहीं देखे, कई ऐसे कैरेक्टर से, मसलन किसी को मैंने कहीं प्लेस्ड करवाया अपनी जगह पे, मैं कहा यार यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ाना चाहता, मेरे कहने पे तुम वहाँ एडजस्ट हो सकते हो। और बड़ी ऐसी जगह जहाँ पर मैं इदारे का नाम नहीं लूंगा, जहाँ पर एजाज है आपके लिए। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो बंदा मुझे वहाँ डैमेज करने लग पड़ा। मैं हैरान होता था, या कई लोगों को मौका दिया, बेशुमार है। ये आपकी पुख्तगी है। सर कैसे कंपोज करते हैं अपने आप को, क्योंकि बड़ा मुश्किल है सर, जितना मैं इंसान तो दरगुजर इंसान कर है ना देता, सर। सिंपल दरगुजर, लेट को आगे चलें, हो जाता है आसानी से। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। यार आगे करने को बड़ा कुछ है ना। हाँ। देखिए, अगर आगे करने को कुछ ना हो तो एक वाकया ही जो है ना वो बंदे को नफसियाती बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही। हर्ट होना जो है वो नफसियाती कर देता है आपको। लेकिन जब आपके सामने डैशबोर्ड अल्लाह ने बढ़ा रखा है, मौके अपॉर्चुनिटीज, आप कहते हैं कोई मसला नहीं। दूसरा भाई जो नुकसान आपका कर रहा होता है ना बज़ाहिर, वो अपना नुकसान कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी जिंदगी में से एक खैर का बंदा माइनस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। उसको फौरन नहीं पता लगता, लेकिन किसी वक्त में जाके रियलाइज जरूर होता है कि यार जिस रवैये के साथ ये था सारे नहीं थे। सर आपने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होते हैं और बहुत बड़ा आपका वसी और इस किस्म का जो है ना, हर और मल्टी डायमेंशनल है। कुछ लोग हैं ना वो एक ही डोमेन में रहते हुए दोस्त यार बनाते हैं। आपका तो जिस डोमेन को हाथ लगाएं आपके साथ लोग हैं। सर ये रिश्ते पालने पड़ते हैं या बस चल जाते हैं? नहीं, ये पालने पड़ते हैं। मुश्किल काम है। कैसे मैनेज करते हैं? मेरा ख्याल है मेरा तो एक मिजाज है, फितरत है, और उसके साथ फिर एक तरबियत है। तरबियत वक्त के साथ होती है, तो फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती? कोशिश होती है मैं टाइम दूँ जी, पूरी भरपूर कोशिश होती है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो उनसे सुनने समझने वाली हैं, मैं ज़रूर ब-ज़रूर उन्हें वक्त दूँ, उन्हें समझूँ, और कोई चीज़ ऐसी जो मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूं ज़रूर दूँ। बच्चों में आगे कोई है, किसी बच्चे के अंदर कोई? हर एक का अपना मिजाज है जी, हर एक का। मोहसिन का एक अपना मिजाज है, उसमें बिजनेस करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी स्किल्स हैं। हादी जो है वो बड़ा नेचर लवर है, उसका अपना मिजाज है। मनूर है वो आर्टिस्ट है। हर बच्चे का अपना मिजाज है। हम किसी बच्चे को आगे नेक्स्ट कासिम अली शाह नहीं देखते। मैं इस कह लीजिए जो फैमिली विरासत वाला ये वाला कॉन्सेप्ट, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ मैं सारी जिंदगी प्रमोट करता हूँ अपना टैलेंट देखना चाहिए, तो टैलेंट को देखें ना जी। बिल्कुल सही है। तो इसमें सर आगे बच्चों के लिए अभी से कोई रोड मैप वगैरह मैं इंकरेज करता हूँ जी, जो करना करो। मैं कुछ ज़्यादा नंबरों शंबरों के चक्कर में भगाता ही नहीं। हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट बदल गए, और मैं कहता हूँ जो आपको अच्छा लगता है वो करो। बिल्कुल सही, ढूंढो, करो। तो क्या उनके साथ बैठ के कोई गोल सेट किए हैं आपने? क्योंकि आज के जो जितना हमारा ये 65% बच्चा है ना, सबसे बड़ा जो मुझे गैप लगता है, आप किसी को भी सर रैंडमली, बल्कि कीजिएगा एक्सरसाइज, आप तो अक्सर सेशंस में करते हैं, किसी बच्चे को उठाइएगा, पूछिएगा बेटा को गोल लिखे हुए अगले 3 साल 5 साल 10 साल के? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे ना, जिस स्टेज पे बच्चे छोटे होते हैं, गोल से ज्यादा इंस्पिरेशंस होती हैं। हाँ बिल्कुल सही। इंस्पिरेशन की शक्ल बनते बनते गोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो इंस्पिरेशंस उनसे डिस्कस होती रहती हैं, उसमें मैं उन्हें वैलिड करता रहता हूँ कि यार बिल्कुल ठीक जा रहा है। कभी कभी रोक भी लेते हैं कि यार जरा ब्रेक लगाओ, स्लो हो जाओ। कंट्रोवर्सी भी सर ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं कि पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही है, जो थोड़ा सा ऊपर जाता है उसको कभी जेन्युइन कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है, और कभी जो है शैतान लोग आपके साथ जुड़ते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? यार मैंने तो दरगुजर करना सीखा है मुनीर भाई, सच्ची बात है। मैंने देखा कि इसमें आप जितना देर आप अपने आप को लगाए रखते हैं ना, इसकी वजाहत करने में, जवाब देने में, आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है। हाँ वो तो है। वो अपने काम करने चाहिए, सिंपल। और एक बड़ी वाज़ेह बात बताऊं कि हमारी हर मूव ठीक हो भी नहीं सकती, हम इंसान है। हाँ वो तो ऐसे में गलतियाँ हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हर चीज़ को हम जस्टिफाई करें जी ठीक ही किया? इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, अंदाजे हैं हमारे। वो शख्स जिसने गाड़ी चलाना सीखी है उसने कहीं दफ़ा हमारी होगी, जो कहता है जी नहीं मैं बहुत अच्छी गाड़ी, उसके भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो दुनिया में कोई भी शख्स परफेक्ट तो हो नहीं सकता जी। सर क्यों हम माफ़ी की तरफ आते ही नहीं है? कासिम अली शाह साहब के मुंह से कोई बात निकल गई, माफ़ी तो देनी नहीं, इनके मुंह से क्यों निकल गई? वो चाहे जितने मर्जी कांड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। देखिए आसान है ना, किसी को टारगेट करना बड़ा आसान है। ठीक है। अपने आप को तो बंदा जो है ना वो हाजी समझता है, दूसरे को टारगेट, बिल्कुल फेमस बंदा हो या जिसके साथ एसोसिएट होके, देखें एक है मोहब्बत से एसोसिएट होना, किसी के साथ कोई निस्बत ऐसी बनाना, एक है एसोसिएट होना नफरत के साथ। बिल्कुल सही है। तनकीद करके, बुरा भला कह के कि मैं भी दिखूं, तो वो उसके पीछे अक्सर जेलसी होती है, नेगेटिविटी होती है। सर एक रैपिड फायर लास्ट पे कर लेते हैं, आपकी फेवरेट किताब? मैन सर्च ऑफ मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल। थोड़ा सा इसका बता भी दें क्या है? ये किताब बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के उस इवेंट के हवाले से उसने लिखी है कि जब वो हॉलोकॉस्ट हुआ और वो नाजी कैंप्स में फंस गए, तो विक्टर फ्रैंकल जो था वो एक साइकियाट्रिस्ट था, उसने लिखा कि कौन लोग बच जाते हैं, तो बच वही जाते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई मीनिंग होता है, मीनिंगफुल लाइफ गुजारने वाले बच जाते हैं, बाकी नहीं बचते। कासिम अली शाह साहब का दिन कब स्टार्ट होता है? जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। पहला काम उठते क्या करते हैं? मैं ना अमूमन कह लीजिए कि क्योंकि एक लर्निंग का मिजाज है मेरे। अच्छा, वो अपनी जगह पे हम मना करते रहते हैं फ़ोन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माने ना माने फ़ोन हमारे करीब ही कहीं पड़ा होता है और हमने उठाना होता है।
तो मैं फ़ोन उठ के कुछ चैटें शैटें नहीं देखता, सम टाइम मैं कोई वीडियो सुननी शुरू कर देता हूँ, सम टाइम मैं थोड़ी देर पड़ा रहता हूँ, सम टाइम उठ के मैं वुज़ू करके नमाज़ पढ़ लेता हूँ और फैमिली के साथ गपशप करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। सिंपल। सर कोई ऐसा मशवरा जो आपको ज़िंदगी में किसी ने दिया हो और वो आज तक आपके बिल्कुल साथ शाना मिशाना चल रहा है? कहीं है जी, कहीं है जी। कोई असल में ना मशवरा उस सिचुएशन पे होता है, वो हर जगह लागू नहीं होता जी। नहीं, समटाइम होता है ना, कोई टर्निंग पॉइंट होता है ना लाइफ में कि यार ये मशवरा मिला था, ये आज तक ना भूल रहा है ना जान छोड़ रहा है। मैंने वैसे मेहनत, जिसने भी ये कहा है ना मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, इस पे मेरा बड़ा कामिल यकीन है। मेहनत की शक्लें बदल जाती हैं, कुदरत आपको नवाजती रहती है, क्योंकि हमने ना गलत रखा हुआ है कि यार ये मेहनत है और ये पैसे ही हैं सिर्फ इसका रिजल्ट। नहीं, बाज़ वक़्त मेहनत का रिजल्ट जो है वो रिस्पेक्ट होती है, मेहनत का रिजल्ट मोहब्बत मिलती है, मेहनत का रिजल्ट आपको दोस्त मिल जाते हैं। कासिम शाह साहब को आज हम एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलें या एक टीचर बोलें? देखिए मैं हूँ ही टीचर सर, वो भी जिस तरह का चीज़ें बदलती है ना। मेरा ख्याल है मेरा वो चीज़ जिसमें हमेशा प्राइड फील करता हूँ वो पढ़ाना है। ठीक है। तो क्या आपको लगता नहीं कि टीचिंग का ही नया रूप एक मोटिवेशनल वो है? ये अपग्रेड वर्जन है। हाँ, अपग्रेडेड वर्जन है। बिल्कुल सही। सर, किस किस्म के टॉपिक आप जब यूथ से इंटरेक्ट करते हैं आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ डिस्कस करना? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और कॉन्फिडेंस पे बात करना, एक स्पिरिचुअलिटी पे बात करना, एक इत्मीनाद पे बात करना, वैल्यूज़ एंड एथिक्स पे बात करना। स्पीकर ना होते, टीचर ना होते तो क्या होते हैं? मैं इसके करीब ही कहीं होता जी, साइकोलॉजिस्ट होता, ठीक है जी, मैं काउंसलर होता, ठीक है, मैं कोई HR का मैनेजर होता, इससे करीब होता जी कहीं। सर कोई ऐसी सेलिब्रिटी या कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना एक वाइटल रोल प्ले किया हो? मैं मिला नहीं जी, वासिफ अली वासिफ साहब हमेशा मैं बड़ा उनका जिक्र करते हैं, लेकिन जब तक इंसान किसी को मिलता नहीं ना, अब मैं आपकी बड़े दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, जब तक आपसे मिला नहीं था ना, रिस्पेक्ट का लेवल वो नहीं था जो मिलने के बाद हुआ। तो किस तरह सर कनेक्ट कर पाते हैं वासिफ अली वासिफ साहब से? मिले इसमें ना होता ये है कि जो रूहानियत है ना उसमें फिजिकल मिलना ज़रूरी नहीं होता। आप किसी की इंस्पिरेशन से, किसी की फ़िक्र से, किसी की सोच से, किसी की ज़िंदगी गुजारने के ढंग से, किसी के डिलीवर करने से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो उनके काम से, उनकी चीज़ों से मैं बड़ा मुतासिर हुआ जी। मिला नहीं मैं उनसे, मतलब उनके पर्दा फरमाने के 8-9 साल बाद मुझे पता लगा कि वासिफ साहब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, ये उनकी किताबें हैं, लिटरेचर है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनसे। सर कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी आपसे कोई होता है ना समटाइम इंसान में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिस पे रिग्रेट हो, यार ये नहीं होना चाहिए था? कहीं है जी ऐसे, कोई एक आदि बड़े मतलब हैं जी, कोई एक आदि जो रिसेंट हुई हो कोट करना चाहें? मैं पिछले दिनों कह लीजिए इधर से गुजरात से लाहौर आ रहा था, तो वो बाबे की कुल्फ़ी खाते मिस हो गई जी वो। छोटे पछतावे हमारे, कोई बड़ा मसला है नहीं। आपके शौक तो मियाँ साहब से मिल रहे हैं, मरी बैठ के लाहौर से पाए जा रहे हैं। तो गुजर की गाड़ी याद आया यार, गखड़ गुजर गया, बाबे की कुल्फी तो कुल्फी नहीं खाई। सर कोई एक ऐसी आदत जो चाहते हैं कि बदल जाए तो चलो ठीक है और मेरा रिफाइंड वर्जन आ जाएगा? वक्त के साथ साथ मैंने अपने उस तहम्मुल पे काम किया, एक उस सब्र को बढ़ाने की कोशिश की, बर्दाश्त को बढ़ाने की कोशिश की, एक फितरतन एक रिएक्शन होता है उसको रिस्पॉन्स में बदलना शुरू किया, ये काम करता रहा जी। ठीक है। ज़िंदगी का कोई इमोशनल वाक़या सर? बड़े इमोशनल वाक़यात हैं जी। सम टाइम मिसाल लीजिए कि कोई बंदा है जिसका रवैया पसंद नहीं आया, हर्ट हो गया आप, स्टूडेंट लाइफ में ऐसे कहीं होंगे वाक़यात। सही। बड़े सर कभी कोई स्टेज पे ऐसा हुआ है? हर शख्स को होता है, इवन आप जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो जाए, कभी ना कभी स्टेज पे कोई ना कोई ऐसा फेयर मोमेंट आता है कि हाँ यार आज मेरे लिए ना थोड़ा एक, कभी हुआ ऐसा? नहीं, अल्लाह का शुक्र, स्टेज पे जाकर मतलब एक लिमिट ही है जी। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला बर्दाश्त जो है ना वो बंदे की उतनी लोड डालता है। सर मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें, आपका आइडियल आपके अलावा कौन है? मैं टोनी रॉबिन्स को फॉलो करता रहा हूँ जी, ठीक है, अभी भी करता हूँ। रॉबिन शर्मा को करता हूँ। दुनिया में जितने अच्छे मुकर्रर हैं, पाकिस्तान में कोई पसंद है? पाकिस्तान में सारे सीनियर्स को हमने फॉलो किया जी, हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन है जी, सबका एक फायज सियाल साहब का अपना काम है, बाकी सब कामरान सईद साहब का, कामरान बाकी जितने दोस्त हैं सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन। सर लास्ट पे कोई एक ऐसा मशवरा जो हमारे यंग बच्चों को देना चाहें जिससे शायद वही बात है ट्रिगर मोमेंट एक क्रिएट हो जाए? अपने साथ सच्चे हों, ठीक है, एक लॉयल हों, जब अपने साथ कम्युनिकेट करें तो देखें ये सच है, हकीकत क्या है, जो मैं कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, अपने साथ मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप धोखा किसी को नहीं दे रहे होते, अपने आप को दे रहे होते हैं। तो आप अगर अपने साथ बातचीत करेंगे आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। इसको सर थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, लोगों को पता ही नहीं कि खुद से बात किस तरह करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कैसे मुखातिब होना है, लोग इसको समझते हैं ये कैसे हो सकता है? मुनीर भाई देखिए, हर वक्त दो कम्युनिकेशन चल रही हैं, एक है आपके और सामने वाले के बीच में, एक है आपके अपने साथ कम्युनिकेशन, और आपकी अपने साथ जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी कम्युनिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ आप अपने साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना उसको कभी वॉच करें, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो बात है मैं इसको इस तरह से परसीव कर रहा हूँ, सही, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया जी, आपसे जब भी मुलाकात होती है मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। ठीक है, लोग
करते रहें, बातें करनी है, लेकिन वही है, ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है सर। बहुत तो मैं तो आपसे जब भी मुलाकात होती है, ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, मैं तो ट्रिगर पॉइंट के लिए आपके पास आता हूँ। बड़ी नवाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा ही मिला है। Always बहुत welcome। शुक्रिया सर। आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी आज का ट्रिगर पॉइंट लाजमी मिलेगा। देखिए छोटे छोटे वाक़यात ही हैं हाँ जी, सर हाँ जो जी। आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, ऐसे ही। अदरवाइज कोई ऐसी कोई जंग की हालात नहीं आने जिसमें वाक़यात बदल, यही है छोटी छोटी चीज़ें। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये छोटी छोटी जो डिस्कशंस होती हैं, छोटी छोटी जो बैठकें लगती हैं 1 घंटे सवा घंटे की, इनका जो मेन मकसद है खैर की बात करना, खैर आप तक पहुंचाना। एंड आई होप कि ये आज का मैसेज बड़ा बोल्ड तरीके से आप तक पहुंचा होगा। आप यूथ जो हैं, आपने ही आगे जाके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है आज, लेकिन अगर आप अपने ऊपर वाले बटन को खोल के गिरेबान में नहीं झांकेंगे तो यकीन कीजिए कल को जब ये बटन खोलने की कोशिश करेंगे खुलेगा नहीं और उस वक्त तक लेट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।